इतिहास चर्चा के 30वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। पिछले एपिसोड में मैंने 3 या 4 बिंदुओं को कवर किया था, जिसमें इतिहास क्या है और बहुत संक्षेप में, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। हमने सामान्य पाठक, सामान्य श्रोता, विद्यार्थी के नज़रिए से, जो हाई स्कूल से ऊपर का विद्यार्थी है, उन सबके नज़रिए से बात करी थी। और इसकी उपयोगिता क्या है, इसे हम क्यों पढ़ते पढ़ाते हैं, और इतिहास जो लास्ट पॉइंट जिस पे सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया था वो ये था कि इतिहास की चौहद्दी या बाउंड्री वॉल क्या है। और उसमें हमने बताया था कि इतिहास, मानव सभ्यता बहुत पुरानी हो सकती है, मानव का अस्तित्व बहुत पुराना हो सकता है, लेकिन मानव इतिहास की बाउंड्री कुल 12,000 साल की है। ईसा पूर्व 10,000 साल और ईसा के बाद 2024 साल अभी हुए। 2024 में हम बात करते हैं, तो कुल 12,000 साल का इतिहास है। उससे पहले का जो कुछ है वो इतिहास के दायरे में मेरी समझ में तो नहीं आता, जब तक कि उसके बारे में हमको कोई ठोस प्रमाण ना मिले। अब मैं बढ़ रहा हूँ कि यूरोप का इतिहास अक्सर भारत के करीब करीब सभी विश्वविद्यालयों में यूरोप का इतिहास एक स्नातक स्तर पर, और अब तो ICSE और CBSE बोर्ड में इंटर लेवल पे और हाई स्कूल लेवल पे भी उसके बहुत सारे चैप्टर्स मैंने देखे हैं। तो अमूमन उसकी शुरुआत पुनर्जागरण से होती है। तो अब सवाल ये है कि भारत में क्यों भारतीय विद्यार्थियों को यूरोप का इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? अगर भारत का ही इतिहास पहले तो ठीक से पढ़ना चाहिए, उसके बाद अगर नेपाल का पढ़ लें, भूटान का पढ़ लें, श्रीलंका का पढ़ लें, पाकिस्तान तो पहले भारत ही था, तो उसका जब हम इतिहास की बात करते तो उसमें तो अतीत में आ जाता, बांग्लादेश भी आ जाएगा, नेपाल, ये सब चूंकि हमारे सबसे निकटतम देश हैं, तो उनका पढ़ें। यूरोप जो एशियाई महाद्वीप का भी हिस्सा नहीं है, उसका इतिहास क्यों भारतीय विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि किसी ने इस तरह का सिलेबस बना दिया और सिलेबस में रख दिया, इसलिए वो इतिहास पढ़ने की मजबूरी है? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप आधुनिक भारत, यानी जब हम आधुनिक भारत कह रहे हैं तो हमारा मतलब है कि अंग्रेजों के हिंदुस्तान में आने और यहाँ का शासन संभालने के बाद का जो इतिहास है उसको हम कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। 1757 में प्लासी के युद्ध से अंग्रेज भारत के एक प्रांत में सत्ता में आ रहे हैं, बंगाल जब हम कह रहे हैं तो बंगाल उस जमाने का बंगाल जो है उसमें बिहार भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें उड़ीसा भी है। तो बंगाल, पूरा बंगाल यानी आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, ये सब मिला के जो प्रांत बनता था वो था बंगाल। और बंगाल का नवाब प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से हार गया, और इस तरह से भारत में अंग्रेज जो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में व्यापारी बन के आए थे, उनके द्वारा भारत में शासन की शुरुआत हो जाती है 18वीं शताब्दी के मध्य में। और 1757 से लेके 1947 यानी 190 वर्ष उन्होंने बंगाल से शुरू करके धीरे धीरे करके भारत के बड़े हिस्से पर उनका शासन स्थापित हो गया। और जिन हिस्सों में उनका शासन नहीं भी स्थापित हुआ, उन लोगों ने उनकी सुप्रीमेसी को, उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार किया और उनके अधीनस्थ के तौर पर काम करने की स्वीकृति दी, तभी उनकी आज़ादी बची रह सकी। उसको हम देसी रियासतें कहते हैं। तो इसको भी अगर समझना है, आधुनिक भारत के इतिहास को भी समझना है, तो यूरोप का इतिहास पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यूरोप के ही एक देश ब्रिटेन ने भारत को 190 वर्षों तक अपना उपनिवेश बनाकर रखा, अपना गुलाम बना के रखा, और इस दौरान ही भारत का आधुनिकीकरण हुआ।
तो आधुनिकीकरण जो किया गया उसके लिए अंग्रेजों के पास जो मॉडल था वो ब्रिटेन का था। अपने देश में वो जैसे स्कूल चलाते थे, जैसे कॉलेज चलाते थे, जैसे यूनिवर्सिटी चलाते थे, जैसे उद्योग चलाते थे, जिस तरह की वैज्ञानिक उपलब्धियां हो रही थी, वो ही उनका मॉडल था। और उसी हिसाब से उन्होंने भारत में जुडिशरी के सुधार किए, भारत में लैंड रिफॉर्म्स किए, भारत के राजस्व व्यवस्था की, भारत में शिक्षा की व्यवस्था उसी हिसाब से की, भारत में औद्योगिकरण उसी हिसाब से किया। तो अगर हमको भारत के इतिहास को समझना है तो उसके लिए भी जरूरी है कि हम यूरोप का इतिहास और खास तौर पर ब्रिटेन के इतिहास को समझें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि क्यों यूरोप का इतिहास पढ़ना जरूरी है, कि इसलिए कि आधुनिक दुनिया में जहां कहीं भी कोई भी कुछ नया करने की, समझने की कोशिश में जुटा हुआ है, उसे कहीं न कहीं जो प्रेरणा मिलती है वो 15वीं शताब्दी के यूरोप से मिलती है। पुनर्जागरण, जब यूरोप आधुनिक युग में प्रवेश करता है पुनर्जागरण से, वहीं से प्रेरणा लेकर दुनिया में आधुनिकता या फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो मूल्य निकले, जो उनका नारा बने, वही दुनिया के लिए आदर्श है। भले ही दुनिया उन आदर्शों को प्राप्त करने की कोशिश में अभी भी लगी हुई है और उसमें से कुछ प्राप्त किया है, कुछ प्राप्त करने की लड़ाई में दुनिया लगी हुई है। तो इसलिए 15वीं शताब्दी का यूरोप, यानी जब से यूरोप आधुनिक यूरोप की शुरुआत हुई, वह यूरोप सारी दुनिया के लिए एक प्रेरणास्पद बात है। अब ये तो हो गया कि भाई क्यों पढ़ना चाहिए यूरोप का इतिहास। तो जो हमारे पास, जब मैंने विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया या उसके भी पहले से जो विद्यार्थी आते थे, तो इंटरमीडिएट तक ज्यादातर उत्तर प्रदेश, जहां हमारी पढ़ाई हुई, वहां उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड होता था। और यूपी बोर्ड में अगर आप इतिहास विषय लेके भी आए हैं इंटरमीडिएट में, तो भी उसमें यूरोप का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता था, सिर्फ भारत का इतिहास पढ़ाया जाता था, सल्तनत काल से लेके या एंशिएंट से लेके और मध्यकाल तक का, मुगल काल तक। तो जो विद्यार्थी हमारे पास आते थे, और कुछ लोग इंटरमीडिएट बाद विज्ञान के विद्यार्थी हों, कला वर्ग के विद्यार्थी हों, वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी, वो सब भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते थे तो वो लोग आके विश्वविद्यालय में आते थे, तो वो यूरोप का इतिहास ऑप्ट कर लेते थे। अब सवाल है कि यूरोप के बारे में उनको पता नहीं, तो जो भी, जब मैं शुरुआती कक्षाएं लेता था तो मैं यही कहता था कि देखिए, ये एक ऐसा क्लास है जिसमें आप इतिहास पहले इंटरमीडिएट तक पढ़ के आए हों, न पढ़ के आए, दोनों तरह के विद्यार्थियों का स्तर एक ही होगा, क्योंकि जो लोग इतिहास पढ़ के आए हैं उन्होंने भी यूरोप का इतिहास नहीं पढ़ा, और जिन्होंने इतिहास विषय ही नहीं पढ़ा उन्होंने तो यूरोप का कुछ सवाल ही नहीं इतिहास पढ़ने का। तो यहां आकर आप सब एक ही स्तर पर हैं, इसलिए अब आप में प्रतिस्पर्धा के लिए खुला हुआ है कि जो जितने इसमें रुचि लेगा वो इसको इतना बेहतर ढंग से समझ पाएगा। तो फिर मैं उनसे प्रश्न करता था, भाई दुनिया में कितने महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं, और उसमें से ये होता था कि आप किस महाद्वीप में रहते हैं, तो बच्चे बताते थे भाई हम लोग एशिया में रहते हैं। तो यूरोप महाद्वीप एक दूसरा महाद्वीप हुआ जो एशिया से सटा हुआ है। एशिया से जहाँ यूरोप मिलता है वो बिंदु है तुर्की, और तुर्की में भी जो तुर्की की राजधानी होती है इस्तांबुल, जिसको अब कहते हैं, पहले इसको कुस्तुनतुनिया या अंग्रेजी की किताबों में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम से जाना जाता था, वह स्थान था जहाँ यूरोप और एशिया एक दूसरे से भूमार्ग से कनेक्ट होते थे। और यूरोप और एशिया 15वीं शताब्दी तक के अगर नक्शे आपको मिल जाए तो आपको पता चलेगा
कि 15वीं शताब्दी के पहले तक मनुष्य को सिर्फ 3 महाद्वीपों के बारे में पता था। कौन कौन से? एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इसमें से एशिया और यूरोप के बारे में तो थोड़ा विस्तृत ज्ञान मनुष्य के पास था। अफ्रीका के बारे में मान लिया जाता था कि वो बर्बर जातियों का मनुष्य प्रजाति का निवास स्थान है और वहाँ जाने से लोग बचते थे। बाहर बाहर के जो कोस्टल इलाके थे उनका चक्कर लगाया था लोगों ने। बहुत कम लोग अफ्रीका में अंदर घुसने की हिम्मत कर पाते। तो तब तक के जो भौगोलिक नक्शे आपको प्राप्त होंगे 15वीं शताब्दी तक, उसमें ज्यादातर नक्शों में 3 ही महाद्वीप का जिक्र हुआ, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। तो फिर ऐसा क्या हुआ, कैसे? और जो भी अभी तो हम लोग 7 महाद्वीप के बारे में जानते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। आज की डेट में 7 ये महाद्वीप बनते हैं। तो 4 महाद्वीपों का पता कैसे चला? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। 3 महाद्वीपों के बारे में पहले से पता था और इनके बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में तो आवागमन था, व्यापार था। लेकिन अफ्रीका को भी भौगोलिक रूप से खोज लिया गया था। कुछ लोग ये माना जाता था कि वो बहुत ही बर्बर लोगों का निवास स्थान है और वहाँ जाने पर मनुष्य की जान को खतरा है। तो उसके बारे में उतनी जानकारी पूरे अफ्रीका के बारे में नहीं थी, सिर्फ कोस्टल इलाकों के बारे में जानकारी थी। जो जहाँ मैं कह रहा हूँ कि यूरोप और एशिया का मिलन स्थल जो बनता है कुस्तुनतुनिया है उस जमाने में, या कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको यूरोप के लोगों ने उसको ईस्टर्न रोमन एम्पायर, एक तो रोमन एम्पायर यूरोप में था और एक दूसरा रोमन एम्पायर कायम किया यहाँ पर, इसको ईस्टर्न रोमन एम्पायर कहते हैं और उसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल। और यहाँ ईसाई लोगों का शासन था। साथ ही साथ कुस्तुनतुनिया जो है वो ईसाई धर्म के एक बड़े संप्रदाय, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, ग्रीक कहते हैं हम लोग यूनान को, और यूनानी रूढ़िवादी चर्च या गिरजाघर का जो मुख्यालय था इस संप्रदाय का, वो भी कुस्तुनतुनिया बनता था। जिस तरह कैथोलिक चर्च का आज भी प्रधान होता है पोप, उसी तरह ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो प्रधान होता था उसको पैट्रियार्क कहते थे। और ये पैट्रियार्क कुस्तुनतुनिया में ही रहता था। तो एक तो राजनीतिक महत्व हो गया कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल सिटी है कुस्तुनतुनिया। दूसरा रिलीजियस महत्व हो गया कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुख्यालय है, जाहिर तौर पे वहीं पे उसका सर्वोच्च पदाधिकारी बैठता है और उससे जुड़े हुए तमाम प्रशिक्षण स्थल भिक्षुओं के, ये सब कुछ लाइब्रेरीज, पढ़ाने की जगहें ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की पैट्रियार्क के द्वारा जो पूरा संगठन चलाया जाता है, उसका जो शैक्षणिक केंद्र होगा, धार्मिक केंद्र होगा, सब कुछ वहाँ था। तो इस वजह से एक धार्मिक महत्व भी बनता है। भौगोलिक महत्व था ही कि वो एशिया और यूरोप का मिलन स्थल था और उसी रास्ते से व्यापार होता था, एक व्यापारिक महत्व था। आज भी अगर आप तुर्की जाएं, अभी मैं पिछले दिनों गया था, लेकिन तुर्की के एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि वो ट्रांजिट में, मैं अमेरिका जाने के दौरान मैं तुर्की में थोड़े समय के लिए रुका था। तुर्की, इसीलिए तुर्की का हवाई अड्डा जो है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, इस्तांबुल एयरपोर्ट।
और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। आप जाएंगे, कभी आपको मौका मिले तो आप देखेंगे तो आपको चाहिए। तो इस तरह से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बाद 15वीं सदी तक यहीं तक मनुष्य का ज्ञान था। इसके बाद उसने और वो अगले बार मैं बात करूंगा कि कैसे फिर उसको जरूरत उनके पड़ी, पीछे भी क्या 2 जरूरत पड़ी विमान कि वो नए आप महाद्वीपों की देखेंगे, खोज एक कैसे लाइन कर से जैसे सका। विमान रन। ये बात हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें